मालिक भागो, वो लौट आई है, वो लौट आई है मालिक, वो लौट आई है, भागो जल्दी से भागो मालिक भागो। अरे यार तुम दोनों कभी सुधरोगे नहीं। इस तूफान में भूत प्रेत की मन घड़ंत कहानियां बनाना बंद भी करो। अरे 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 अरे। तभी घोड़ा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और समर ठाकुर को झटके से नीचे गिरा देता है। समर जमीन पर गिर पड़ता है। अरे रे ये सब हो क्या रहा है? समय घबराकर अपनी आंखें खोलता है तो सामने सचमुच लाल साड़ी में एक खौफनाक लड़की की आत्मा खड़ी होती है। वो आत्मा अपनी जादुई शक्ति से समर ठाकुर को मिट्टी के साथ घसीटते हुए अपनी तरफ खींचने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है, बचाओ। तभी एक साधु वहां आ जाते हैं। साधु तुरंत अपनी पोटली से एक विशेष भस्म निकालता है और उसे हवा में फेंकता है, जिससे चारों तरफ पवित्र धुआं फैल जाता है। मंत्रों और धुएं के प्रभाव से वो डरावनी आत्मा चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। समर हांफते हुए कहता है, बाबा बाबा ये क्या था? ये साया वो मुझे मिट्टी के साथ क्यों खींच रही थी? मुझे बचाइए बाबा, इस पूरे गांव में ना सबके सब ढोंगी हैं, सिर्फ आप ही सच्चे हैं बाबा, मुझे इस आत्मा का सच जानना है बाबा। समर, जिसे तुम महज एक साया समझ रहे हो, वो इस पूरे गांव और तुम्हारे परिवार के अतीत का एक ऐसा काला सच है जिसे बरसों से जमीन के नीचे छुपाया गया था। सुनो, वो आत्मा एक बेहद खूबसूरत लड़की पायल अपने घर के आंगन में काम कर रही थी, जिसका रिश्ता बचपन में ही चौधरी के बेटे से हो गया था। घर के अंदर पायल के माता पिता विष्णुदेव और गायत्री परेशान होकर बैठे थे। बस हमारी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो दिन रात यही चिंता खाई जा रही है। तुम सच कह रही हो गायत्री, लेकिन चौधरी गणपत राय बहुत खतरनाक आदमी है। उसका बेटा विशाल राय तो बचपन से ही अपनी नानी के यहाँ दूसरे गांव में पला बढ़ा है। हाँ, आखिर उनकी कुंडली में ऐसा भारी दोष जो था। पंडित जी ने कहा था ना कि वो 19 साल तक अपने घर से अलग रहेगा और उसका विवाह किसी गरीब की बेटी से होगा, तभी उसको जीवन मिल सकता है। देखो, चौधरी गणपत राय का वो इकलौता बेटा है, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी मजबूरी में उसने हम जैसे गरीबों की बेटी के साथ रिश्ता तय किया है, नहीं तो हमें कौन पूछता बताओ भला। अब 18 साल का हो गया है और उसको आने में बस 1 साल बाकी है। अब उसका बेटवा आ जाए तो फिर देखो। बस भगवान करे कि जल्दी वो वक्त आ जाए, फिर अपनी बेटी की शादी करके मैं भी गंगा नहा लूंगी और चैन की सांस लूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात पायल बहुत परेशान होकर घने जंगलों के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बेहद सुंदर और उदास लड़का अधिराज बैठा दिखाई देता है। हे भगवान, ये लड़का इस घने अंधेरे जंगल में अकेला क्यों बैठा है? ये तो हुलिये से बहुत परेशान और मजबूर दिख रहा है। लगता है ये कई दिनों से भूखा भी है। इसे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे इसे अपना खाना दे देना चाहिए। सुनो, तुम कौन हो? यहाँ जंगल में इस तरह परेशान होकर क्यों बैठे हो? मैं तो अपनी सहेली के घर जा रही थी। आज उसकी माँ घर पर नहीं है तो मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि इस खाने की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये खाना तुम खा लो। अधिराज बिना कुछ बोले खामोशी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। लगता है तुम बहुत मजबूर हो और संकोच कर रहे हो। मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी भूखे को खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये खाना यहीं रख कर जा रही हूँ, इसे खा लेना। उस दिन के बाद पायल रोज रात को उस जंगल के रास्ते से जाने लगती और उसे अधिराज रोज वहाँ मिलता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आज तो तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी अधिराज।
इतने दिनों से मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, पर तुम बहुत कम बोलते हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इस तरह जंगल में छिपे हो? हाँ, मेरी एक भाभी थी पायल, जो बिल्कुल ना मेरी माँ जैसी थी। कुछ जालिम लोग उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गए, और जब मेरे भाई उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे गए तो उन दरिंदों ने मेरे भाई को भी मार डाला। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। फिर तुम्हारा क्या हुआ? उस हादसे के बाद मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। अब पता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैं सब कुछ खोकर इस अनजान गांव में आया हूं। यहाँ मेरे पास ना रोजगार है, ना रहने का ठिकाना। अधिराज की दास्तान सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पायल कुछ देर और बातें करके जंगल से अपने घर चली आती है। वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। चौधरी गणपत राय और उसकी पत्नी सुनैना रौब से भरी तख्त पर बैठे थे, और पायल के पिता विष्णुदेव उनके पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठा था। विष्णुदेव, ये विवाह हम सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे कंगाल से हम रिश्ता कभी ना करते। एहसान मानो हमारा कि हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना रहे हैं, समझे? जी मालिक, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो हम कहाँ और आप कहाँ, हम लोग आपके एहसानमंद हैं। चलिए जी, कितनी देर और बैठेंगे यहाँ इस झोपड़ी में? मेरा तो दम घुट रहा है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ सांस ले लेते हैं। हाँ, चलो चलते हैं, चलो। फिर विष्णुदेव हाथ जोड़े चुपचाप सिर झुकाए रखते हैं। चौधरी और सुनैना अपनी अकड़ के साथ वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाते ही पायल अपने माता पिता के पास आती है। पिताजी, आप उनके पैरों में क्यों बैठे थे? माना कि हम गरीब हैं, पर हम अपनी बेटी दे रहे हैं। इस तरह आपकी इतनी बेइज्जती कर गए वो लोग। मेरी वजह से उनके बेटे की कुंडली का दोष हट रहा है। क्या ये कोई छोटी बात है? चुप कर पायल, बड़ों के बीच में अपनी जुबान मत चला। वो उस गांव के मालिक हैं, उनके सामने सिर झुकाकर ही रहना पड़ेगा। हाँ पायल, तेरी माँ ठीक कह रही है। अरे भाई, हमारी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। अपनी भलाई इसी में है कि वो जो कहे चुपचाप सह लो। यहाँ कोई नहीं समझ सकता मेरे दिल का हाल। इस घर में मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। सब अपनी मजबूरी का ही रोना रो रहे हैं, पर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये किसी को नहीं दिख रहा। पायल परेशान होकर रात गुजारती है, और अगली सुबह होते ही वो फिर से घने जंगलों में उस पेड़ के पास आ जाती है जहाँ अधिराज बैठा रहता है। क्या हो गया पायल? आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? पायल कुछ नहीं बोलती और पहली बार अधिराज के सामने फूट फूट कर रो देती है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे अधिराज? विवाह? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे मन में तो पायल के लिए प्रेम जैसी कोई भावना है नहीं। मैं तो इसे बस एक बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, लेकिन इसकी आंखों में ये आंसू, ये इतनी बेबस क्यों लग रही है? अधिराज की खामोशी मुझे डरा रही है। सच कहूँ तो मेरे दिल में भी इसके लिए वो प्रेम नहीं है, पर इस पूरे गांव में यही एक सुलझा हुआ इंसान है जो औरतों की इज्जत करता है, छोटे बड़ों को सम्मान देना जानता है। इसके साथ मैं सुरक्षित रहूंगी। पायल, मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर अगर तुम्हारी भलाई इसी में है तो ठीक है, और तुम ये चाहती हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अधिराज से हामी मिलने के बाद पायल तुरंत अपने घर पहुंचती है और बिना डरे अपने माता पिता के सामने खड़ी हो जाती है। पिताजी, माँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं चौधरी के घर ब्याह नहीं करूंगी। मुझे जंगल में रहने वाले अधिराज से विवाह करना है। ये क्या अनर्थ कह रही है पायल? तेरा दिमाग तो ठिकाने है। हम चौधरी गणपत के खिलाफ जाने की भी नहीं सोच सकते। हाँ पायल, वो हमारे अन्नदाता हैं। हम उनके खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ना इतनी हमारी औकात है। ये रिश्ता होकर रहेगा, समझी? चलो अब जाओ यहाँ से। 1 महीना बीत जाता है
इस 1 महीने में चौधरी के यहाँ आने जाने और उसके जुल्मों को सहने के कारण पायल का दम घुटने लगता है। तभी चौधरी गणपत राय एक दिन आता है। अब तो बस 1 महीना बचा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी हमारी बहू बन जाएगी। पर हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे, मैंने इसे कई बार बिना कुछ कहे घने जंगलों की तरफ जाते हुए देखा है। मेरी बहू मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, तो वो घने जंगलों की तरफ कैसे जा सकती है? इसीलिए आज के बाद उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, समझे? पर मालिक, वो मेरी बेटी है। बचपन से मैंने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इस तरह उस पर पहरा लगाना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाना है तो ये नियम मानना पड़ेगा, समझ गई ना? अरे आप तो अच्छी समधन है, समझ जाइएगा आप। फिर चौधरी गणपत राय अपनी पत्नी सुनैना के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही गायत्री की आंखों से आंसू छलक आते हैं। आखिर हमारी बेटी, जिसका अभी विवाह भी नहीं हुआ, उसका ये हाल है। पता नहीं शादी के बाद ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ दूर खड़ा अधिराज ये सब देख रहा होता है। वो उनके दुखों को देखकर चुप नहीं रह पाता और तुरंत उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। काका काकी, राम राम। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी हैसियत देखकर मुझे दुत्कार देंगे, पर मैं यहाँ अपनी बात रखने आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो युवक, और हमसे चाहते क्या हो? अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आप चाहे तो उसका विवाह मुझसे ना करें, पर किसी ऐसे युवक से करें जो आपकी और आपकी बेटी की इज्जत करे। जो बहू बेटियों को इंसान नहीं समझते, उनके घर जाकर बेटियां कभी भी जी नहीं पाती हैं, घुट घुट कर मर जाती हैं। अधिराज की ये सच्ची और खरी बातें सुनकर विष्णुदेव और गायत्री की आंखें भर आती हैं। ऐसा स्वाभिमानी और सम्मान करने वाला लड़का तो मैंने आज तक इस गांव में कभी नहीं देखा। यहाँ तो हर लड़की को अपने पति के सामने सिर्फ सिर झुकाकर ही जीना सिखाया गया है। पायल ने हमें तुम्हारे बारे में सब बताया था अधिराज। तुम्हारे भाई ने अपनी पत्नी के मान के लिए अपनी जान दे दी थी। सचमुच तुम्हारे खून में ही वफादारी है, और तुम स्त्री का मान सम्मान करना बखूबी जानते हो। पर हम विवश हैं बेटा। अगर चौधरी को इस बात की भनक भी लगी तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। एक रास्ता है, तुम दोनों विवाह कर लो, पर चोरी छुपे। अगर इस गांव में किसी को पता चला तो पूरे गांव के लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे बेटा। जो भी चौधरी की बात टालता है ना, उसके घर का राशन पानी, यहाँ तक कि दवा भी बंद कर दी जाती है, और लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों ऐसा करो कि आज रात ही यहाँ से भाग जाओ। पीछे से जो भी होगा हम संभाल लेंगे। नहीं माँ, मैं अपनी खुशियों के लिए आपको यहाँ मरते हुए नहीं देख सकती। मैं आप दोनों को इस नरक में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर भागना है तो हम सब साथ चलेंगे। पायल के हटके आगे माता पिता और अधिराज को झुकना पड़ता है। रात के अंधेरे में चारों चुपचाप गांव से भागने लगते हैं और दूसरे गांव के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं, जहां अग्नि को साक्षी मानकर अधिराज और पायल का विवाह संपन्न होता है। पायल, आज से मैं तुम्हारे मान और सम्मान की रक्षा करूंगा, और यही मेरा पहला कर्तव्य है। अभी विवाह की रस्में पूरी ही हुई थी कि अचानक मंदिर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है और मशालों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। चौधरी गणपत राय अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? पूरा जीवन पछताओगे, फिर भी ये गलती भूल नहीं पाओगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो तुम। चौधरी गणपत राय गुस्से में अपने 14-15 आदमियों के साथ वहां से निकल पड़ता है और दूसरे गांव के ठाकुर के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटता है। ठाकुर बाहर आता है।
राम राम चौधरी साहब, कैसे आना हुआ वो भी इतनी रात को? ठाकुर साहब, आप इस गांव की जानी मानी हस्ती हैं। आपके गांव की बहुत इज्जत है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। अगर मैंने वो आपको बता दिया तो आप घबरा जाइएगा। चौधरी गणपत राय वो सारी बातें ठाकुर को बता देता है। क्या उसने ऐसा किया? हमारे गांव में भागकर शादी की और हमारा नियम तोड़ा? अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो सब मिलकर चलते हैं और उसे गांव में ले जाकर उन दोनों को सजा देते हैं। चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर चौधरी और ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं और उसी मंदिर पर पहुँच जाते हैं जहाँ अधिराज और पायल जा ही रहे होते हैं। वे चौधरी और ठाकुर को देखते ही पूरी तरह से डर जाते हैं। अरे ये क्या? आप चौधरी साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई चौधरी साहब, गलती हो गई। तुम लोगों ने जो किया उसकी कीमत तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। तुमने सोचा क्या था कि तुम बच जाओगे, लेकिन अब नहीं बचोगे। चलो मेरे साथ, चलो। अरे चल। आप लोगों को जो भी सजा देनी है मुझे दो, पर मेरे माता पिता और अधिराज की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे ऐसी सजा तो चौपाल पे ही मिलेगी। चलो। तभी चौधरी के आदमी सभी को पकड़ लेते हैं और उन्हें गांव के चौपाल पर ले आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आकर ऐसा काम करने की? है? ठाकुर साहब, मैं इससे प्रेम करता हूँ और ये चौधरी जबरदस्ती। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे देख क्या रहे हो? जाओ वो औषधि लेकर आओ और वो औषधि इसे चखा दो। इसके बाद ये स्वर्ग में प्यार मोहब्बत की बातें करता रहेगा। जाओ। चौधरी का आदमी जहरीली औषधि लेकर आगे बढ़ता है। विष्णुदेव हाथ जोड़कर रोने लगता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए। छोड़ दीजिए मेरे दामाद को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप चौधरी साहब, छोड़ दीजिए आप, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन सभी जबरदस्ती मिलकर अधिराज को वो जहरीली औषधि खिला देते हैं, जिससे कि अधिराज वही जमीन पर गिर पड़ता है। ले जाओ इस लड़के के साथ साथ इस लड़की को भी, और साथ में दफन कर दो। पायल चीखती चिल्लाती रह जाती है और दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चौधरी साहब, ठाकुर साहब, हमें भी मार दो। हमारी मासूम बेटी को हमारे सामने खत्म कर दिया। हमारा दामाद अधिराज कितना अच्छा था, हमें अपने सगे माता पिता की तरह मानता था। हाँ चौधरी साहब, जब हम रात को भागे थे और इसके पिता चल नहीं पा रहे थे, तो अधिराज ने इन्हें अपनी कमर पर बिठाकर सारा सफर तय किया था। ऐसे देवता जैसे लड़के को तुमने मार दिया, हमें भी मौत दे दो। तुम दोनों को तो मौत भी नसीब नहीं होगी। निकलो इस गांव से, निकलो। दोनों को गांव से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। कुछ ही दिनों में वे कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चलता। 6 साल से वो इसी तरह भटक रही है और न्याय की आशा में वो आने जाने वाले सभी के साथ यही कर रही है। अगर उस वक्त तुम्हारे पिता ने ऐसा ना किया होता तो शायद आज ये दशा ना होती। क्या इन सब में मेरे पिताजी शामिल थे? उन्होंने एक बेकसूर लड़की को जिंदा दफन कर दिया। यही इस गांव का वो स्याह सच है समर, जिसे दबाने के लिए आज तक न जाने कितने झूठ बोले गए। अब वही न्याय की देवी बनकर लौट आई है। ये बात कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। समर की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर आ जाता है। तभी इतने में ठाकुर वहाँ आता है और उसे देखने लगता है। क्या हो गया बेटा? आज तुम शहर से इतनी जल्दी वापस आ गए और आते वक्त तुमने मुझसे भेंट भी नहीं की।
क्या हो गया? आज पहली बार तुम मुझसे बिना मिले सीधे अपने कमरे के अंदर आ गए। हाँ, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। समर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। ठाकुर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। क्या हो गया है मेरे बेटे को, जो इतने दिनों से कभी मुझसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं बढ़ाता था? आज वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा और ना ही मुझसे बात करना चाहता है। कोई तो बात है। वही पायल के खौफ और कहर की वजह से सूरज ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। रात के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता, लेकिन समर ठाकुर भारी मन से हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ठाकुर उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। समर, बेटा रुक जाओ, रुको रुको रुको। इस काली रात में बाहर पैर मत रखना। वो डायन पूरे गांव को निगलने के लिए भटक रही है। बस मुझे मत रोकिए पिताजी, आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आज उसका हिसाब मुझे ही चुकता करना होगा। समर ठाकुर तेज हवाओं के बीच उसी जगह पहुंच जाता है जहां पहले दिन उसे पायल की आत्मा मिली थी। वो बीच रास्ते पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखकर पूरी राहत से चीखता है। आओ पायल, पायल, आओ, आओ पायल, आओ, आओ और मुझे ले जाओ जहां तुम्हें ले जाना है, ले जाओ मुझे। मैं तुम्हारे कातिल का इकलौता बेटा हूं। शायद मेरे मरने से मेरे बाप के गुनाह कुछ कम हो जाएं और मेरे मन का ये बोझ भी हल्का हो जाए। आओ और खत्म कर दो मुझे, आओ। अचानक हवाएं तेज चलने लगती हैं और लाल साड़ी में पायल की आत्मा प्रकट हो जाती है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो समर की आंखों में देखती है, वो ठिठक जाती है। ये मुझे देखकर रुक क्यों गई? समर की आंखों में उसे वही तड़प, वही औरतों के लिए इज्जत, वही जुनून और वही सच्चाई नजर आती है जो कभी अधिराज की आंखों में हुआ करती थी। पायल की आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो समर के पास आकर जमीन पर बैठ जाती है। अधिराज ने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया, फिर भी मेरी एक ख्वाहिश के लिए उसने मुझसे विवाह कर लिया। उसकी वो नेकी, उसका औरतों का आदर करना मुझे इस कदर भा गया था कि उसके बाद किसी और पुरुष के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी और ना ही मेरी कभी हिम्मत हुई। मुझे लगता था कि उसके जैसा सच्चा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। पायल, आज 6 साल हो गए समर, मैं इस गांव के लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे उस भोले और बेकसूर पति की जान ली थी। मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मैं कुछ दिन भी अपने पति के साथ जी नहीं पाई। इन 6 सालों में हर पल इसी हक में तड़प रही हूँ, पर आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अधिराज वापस आ गया हो। देखो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ पायल। अगर इस गांव में अधिराज जैसा सोच रखने वाला कोई इंसान जिंदा रहेगा तो फिर भविष्य में कोई भी लड़की दोबारा पायल नहीं बनेगी। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। पायल, पायल, तुम्हारा यह एहसान हमेशा मेरे गांव पर रहेगा। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम अपने गांव का भविष्य बदलोगे। कभी किसी लड़की का विवाह ऐसी जगह मत होने देना जहां उसकी मर्जी ना हो, और आज के बाद फिर कभी किसी गरीब माँ बाप को इन अमीर और जालिम लड़के वालों के पैरों में न बैठने देना। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा और अपने आखिरी दम तक किसी दूसरी लड़की को पायल नहीं बनने दूंगा। वादा है। अब जाओ, मेरी अस्थियां उस मिट्टी से निकालो और मेरा विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। इतना कहते ही पायल का साया हवा में विलीन हो जाता है। समर समझ जाता है कि ये अधिराज का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि उसकी सोच अधिराज जैसी पवित्र है। इसलिए पायल ने गांव को माफ कर दिया। अगली सुबह समर पायल की अस्थियां निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है।
तभी इतने में ठाकुर वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा करते देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या है बेटा? तुम किसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार कर रहे हो? हमारे खानदान में तो कोई भी नहीं मरा है। बस बस बस, चुप हो जाइए पिताजी। मुझे आपसे एक शब्द भी बात नहीं करना है। मुझे सारा सच पता चल गया है कि आपने क्या किया था। आपने आज से कुछ वर्ष पहले पायल के साथ जो नाइंसाफी की थी ना, मुझे वो सारा सच पता चल गया है। जाइए यहां से। अरे जाइए जाइए, मुझे आपसे नफरत है, नफरत। आज के बाद मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बेटा नहीं 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 बेटा, ऐसा मत कर। तू मेरा एक लौता बेटा है। अगर तू मुझसे ऐसा करेगा तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं सोचूंगा कि मैं आज से अनाथ हूं, और जैसा कि मेरे दादाजी ने पहले ही सारी हवेली और जमीन मेरे नाम किया था ना, क्योंकि वो जानते थे आप अपने अहंकार में गरीबों के साथ कभी न्याय नहीं करेंगे। चलिए, इसीलिए अब आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। यही आपकी क्रूरता की सजा है। अरे जाइए, ये मगरमच्छ के आंसू मत टपकाइए। जाइए। ठाकुर आंखों में आंसू लिए बेबस होकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। तभी वहीं समर का एक आदमी आगे आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। छोटे ठाकुर, बताइए क्या आदेश है? तुम लोग अभी के अभी चौधरी के गांव जाओ। उस जालिम चौधरी गणपत राय को बेड़ियों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। आज से इस इलाके में सिर्फ न्याय का राज होगा। समर के आदमी चौधरी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उस दिन से समर एक नेक ईमानदार इंसान बनकर गांव की भलाई में काम करने लगता है।